केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के लेफ्ट लिबरल और तथाकथित सेक्युलर पॉलिटिकल गैंग को सुप्रीम कोर्ट से ऐसा झटका लगा है जिसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनी जाएगी। दिल्ली दंगों और यूएपीए के मामले में देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया। लेकिन आखिर किस तरीके से ये बड़ा झटका लगा टुकड़े टुकड़े गैंग को, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। तकलीफ की बात है कि उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का धमकी भी दिए थे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उनको मैं स्वागत करता हूँ। 5 लोगों को जो बेल दी गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेल नहीं देनी चाहिए। इनको बेल देने का मतलब है कि हम सनातनियों को फांसी देने का काम किया जा रहा है। बेल दे रहे हैं तो फिर करेंगे कोई ना कोई दंगा, फिर साजिश करेंगे। उम्र कैद तो होनी चाहिए कम से कम। इन लोगों ने 4 साल पहले बोला था कि चिकन नेक काट के अलग करना है और बांग्लादेश में आज बोला जा रहा है। देश को टुकड़ों में बांटने की सोच रखने वालों पर आज सुप्रीम हथौड़ा चला है। दिल्ली दंगा और यूएपीए के मामले में तिहाड़ में दिन काट रहे शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। वहीं कोर्ट में हुई बहस में फिलहाल इतना तो साफ हो गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के ये थिंक टैंक देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद तो अब आरोपी उमर खालिद ने भी मान लिया है कि जेल ही उसकी जिंदगी है। बेल ना मिलने पर खालिद ने कहा, अब जेल ही मेरी जिंदगी है। जिन्हें बेल मिली उनके लिए खुश हूं। कोर्ट ने न सिर्फ शर्जील और उमर की बेल पिटीशन खारिज की बल्कि जमानत के लिए 1 साल तक अपील करने पर भी रोक लगा दी। हालांकि दिल्ली दंगे के 5 आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी, जिसके बाद एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग के हमदर्द छाती पीटने लगे हैं। तकलीफ की बात है कि उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया उनकी जमानतें आसानी से हो गई। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीर है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। विपक्ष के ये सूरमा इसलिए गमजदा हैं क्योंकि उमर और शर्जील को जमानत नहीं मिली, लेकिन इनको दिल्ली पुलिस के वो सबूत नहीं दिख रहे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को दूसरे 5 आरोपियों की तुलना में गंभीर अपराधी माना। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम के विवादित भाषणों के वीडियो क्लिप चलाए, जिनमें असम को हिंदुस्तान से अलग करने, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और सीएए के खिलाफ भड़काऊ बयान थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश थी। देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी। आंदोलन का समय में ये दोनों लोगों ने आजादी का स्लोगन दिए थे और इसका अंदर एक ने नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने का धमकी भी दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका बेल नामंजूर किया। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उनको मैं स्वागत करता हूँ। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने शर्जील और उमर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने की साजिश का आरोप लगाया है। 2020 की नमस्ते ट्रंप इवेंट की यह तस्वीर तो याद होगी आपको। ट्रंप के भारत दौरे के दौरान ही इन्होंने दिल्ली में दंगे की साजिश रची।
कई दिनों तक दिल्ली को जलाया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान सीएए की ओर जाए और मुस्लिमों को सहानुभूति मिले। इन लोगों ने 4 साल पहले बोला था कि चिकन नेक काट के अलग करना है, और बांग्लादेश में आज बोला जा रहा है। तो जिनके ऊपर सेक्युलरिज्म का खुमार चढ़ा हुआ है, जो सेक्युलरिज्म की सुरापान घन अंधकार में डूबे हुए हैं, जरा उनको 4 साल पहले के बयान और आज के बयान को मिलाकर देख लेना चाहिए। परंतु वो लोग उस नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म के कुएं में ही भांग पड़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हमदर्द लेफ्ट लिबरल तथा कथित सेक्युलर नेताओं को ना तो देश के खिलाफ इनकी साजिश दिखती है और ना ही दिल्ली दंगे के पीड़ितों के आंसू नजर आते हैं। कहना चाहेंगे 2 लोगों को जो बेल नहीं दी गई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को जो बेल दी गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेल नहीं देनी चाहिए। इनको बेल देने का मतलब है कि हम सनातनियों को फांसी देने का काम किया जा रहा है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल लेकर इनको फांसी देने का काम सब लोगों को किया जाए। खुशकौन होगा जिसके परिवार से कोई चला जाए, तो ऐसे उन हत्यारों को जमानत मिल जाएगी तो कोई भी खुश नहीं होगा। बेल वगैरह ना होकर के सीधी फांसी हो तो ज़्यादा बेटर है। ये बेल दे रहे हैं तो फिर करेंगे कोई ना कोई दंगा, फिर साजिश करेंगे, तो उम्र कैद तो होनी चाहिए कम से कम। टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ चाहे जितने भी सबूत मिल जाए, उनकी साजिश के चक्कर में चाहे कितने भी निर्दोषों और मासूमों की जान चली जाए, लेकिन उनके हमदर्द सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीति में असल पूंजी तो होती है वोट बैंक, जिसके लिए ये तथाकथित नेता तुष्टीकरण के किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हैं। देश के खिलाफ साजिश हो, देश में दंगे हो, इंटरनेशनल लेवल पर देश की छवि खराब हो, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश को टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाले शर्जील और उसके साथी फिलहाल अब जेल में ही रहेंगे। मैसेज भी भिजवाया गया उनकी ओर से और ये कहा गया कि फिलहाल जेल ही उनकी जिंदगी है। और ये बड़ा मैसेज उन लोगों के लिए है जो देश के भीतर रहकर देश को टुकड़े टुकड़े करने के प्लान बनाते रहते हैं, मंसूबे पालते रहते हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई और नेताओं से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी अभी से 2027 के चुनाव की तैयारियों को धार दे रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन सीएम योगी के दिल्ली दौरे में सबसे खास क्या रहा, वो दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैराथन बैठकों ने देश की सियासत में नई सुगबुगाहट छेड़ दी। एक ही दिन में योगी, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले। ये 3 तस्वीरें देखिए, तीनों दिल्ली की हैं। एक ही दिन में योगी ने 3 नेताओं से मुलाकात की और इसी के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर अचानक योगी को दिल्ली का बुलावा आया या फिर योगी खुद ही दिल्ली पहुंच गए। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब घंटे भर तक बातचीत चली। ये अपने आप में बड़ी अहम बात है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाल ही में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पर भी मुहर लगी। इसी वजह से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या 2027 के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। योगी का दिल्ली दौरा इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि 2027 का चुनाव योगी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद योगी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले और फिर बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन बैठकों का मकसद 2027 में बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार करना हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, तब बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने 403 सीटों में 325 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई। योगी मुख्यमंत्री बने थे।
अकेले बीजेपी ही 384 सीटों पर लड़ी थी और उसने 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल ने 9 सीटें और सुहेलदेव समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को केवल 54 सीटें हासिल हुई थी, यानी एनडीए ने योगी की अगुवाई में एक तरफा जीत हासिल की थी। इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार भी एनडीए योगी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में ताल ठोक सकता है। हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और खबर आई। सूत्रों ने दावा किया कि यूपी में जल्द कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इस खबर को भी योगी के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी यूपी में जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बना सकती है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई पूजा पाल का नाम भी चर्चा में। उनके अलावा मनोज पांडे के नाम पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही कृष्ण पासवान और रामरतन कुशवाहा का नाम भी चर्चाओं में। कुर्मी समाज से आने वाले पद्मसेन चौधरी और आशीष कुमार को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है और माना जा रहा है कि योगी सरकार ये मंत्रिमंडल विस्तार समाजवादी पार्टी के पीडीए को काटने के लिए कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि चुनावी जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के वक्त पासवान, कुर्मी और पाल समाज के वोटरों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। शायद इसी वजह से योगी खुद दिल्ली आए थे ताकि जो चूक 2025 के लोकसभा चुनाव में हुई वो 2027 के विधानसभा चुनाव में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी 2027 के चुनाव के मद्देनजर अभी से दिल्ली से लखनऊ तक मंथन का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया अभी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम को लेकर तरह तरह की आशंकाओं में डूबी है और निकल भी रही है। हर बीच कुछ और बड़ा हो जाता है। इस बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया को इस खबर ने सक्रिय में डाल दिया है। खबर यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर फायरिंग हुई है। अब ये हमलावर कौन थे और क्या इसका मादुरो के साथ कोई संबंध भी है, बताते हैं आपको रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों दुनिया भर के देशों को धमका रही हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से रात में उठवा लिया गया, लेकिन खुद उनके ही देश में उनके डिप्टी सीएम जेडी वेंस और शायद वो खुद भी सुरक्षित नहीं है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि घर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का है, जहां एक संदिग्ध हमलावर ने गोलियों की बारिश कर दी। खिड़कियों की कांच पर गोलियों के निशान इसकी गवाही दे रही हैं। लेकिन शुक्र है कि जिस वक्त हमला हुआ जेडी वेंस और उनका परिवार घर में मौजूद नहीं था। वेंस के जिस घर पर अटैक हुआ वो अमेरिका के ओहियो राज्य के सिनासिनाटी में है। हमले के बाद पुलिस ने इस संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वेंस के घर पर अटैक क्यों किया गया, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के दूसरे सबसे पावरफुल शख्स के घर पर अटैक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे गन कल्चर से लेकर मादुरो की किडनैपिंग के साइड इफेक्ट के तौर पर भी देखने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खुद कई बार हमले हो चुके हैं। एक बार के हमले में तो एक गोली उनके कान से लग के निकल गई थी। अब उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के घर के ऊपर भी हमला हुआ है। दिस इज बिकॉज ऑफ गन कल्चर। अब इस गन कल्चर को अमेरिका के प्रेसिडेंट इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेकंड अमेंडमेंट है। उस सेकंड अमेंडमेंट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में हथियारों को रख भी सकता है और अपनी बॉडी पर दिखा भी सकता है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। मीडिया ने व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस से जानकारी मांगी है, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
खबर है कि पिछले हफ्ते भी वेंस ट्रंप और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के साथ वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशंस को देखने के लिए मारे लागो में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस बात की चिंता थी कि उनकी मौजूदगी से सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो वहीं एक बयान में वेंस की ऑफिस ने कहा है कि बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते प्रशासन ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस से दूर एक साथ रहने की फ्रीक्वेंसी और टाइम को लिमिटेड कर दिया है। वेंस पिछले एक हफ्ते से सिनासिनाटी में अपने घर में ही थे और रविवार दोपहर वहां से निकल गए। हमला उसके बाद हुआ, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर फायरिंग कई सवालों को जन्म दे रही है। क्या ये अमेरिका में बेलगाम गन कल्चर का रिजल्ट है या ट्रंप प्रशासन से लोगों में बढ़ती नाराजगी का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कहीं इसका कोई वेनेजुएला या ईरान कनेक्शन तो नहीं? राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों की सुरक्षा अमेरिका में बड़ा थ्रेट रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर भी चुनाव प्रचार के दौरान गोली चल चुकी है। बीते साल सितंबर में व्हाइट हाउस के पास गोली चलने का मामला सामने आया था। वहीं अभी तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वेनेजुएला से मादुरो पर शिकंजा कसने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना अगला निशाना भी क्लियर कर दिया है, जिसके बाद हलचल बढ़ी हुई है, जिसके बाद जियोपॉलिटिक्स में अलग तरीके का टेंशन का माहौल बना हुआ है। सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जो ट्रंप के टारगेट पर है। देखिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका के एक्शन से जहां दुनिया भर में हड़कंप मचा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक देशों को धमका रहे हैं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर 5 और देश बताए जा रहे हैं। ये वो देश हैं जहां या तो एंटी अमेरिका सरकारें हैं या वो देश हैं जो अमेरिका के आदेश को ठेंगे पर रखते हैं। ट्रंप के अगले निशाने पर कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, ईरान और ग्रीनलैंड का नाम बताया जा रहा है, जिनको लेकर ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी। तो सुनिए किस देश के बारे में ट्रंप का क्या कहना है। सबसे पहले क्यूबा की बात करते हैं। क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। क्यूबा के पास अब कोई इनकम नहीं है। उन्हें अपनी सारी इनकम वेनेजुएला के तेल से मिलती थी, उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा है। क्यूबा तो ठीक, ग्रीनलैंड पर तो ट्रंप पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ये अभी बहुत रणनीतिक है। ग्रीनलैंड हर जगह रूसी और चीनी जहाजों से घिरा है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की जरूरत है और डेनमार्क ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। ट्रंप इन देशों को लेकर अपने प्लेन एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे ईरान में हो रहे प्रदर्शनों और हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने ईरान को सीधे तौर पर धमकी दे दी। हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें अमेरिका से बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट देश क्यूबा से अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्ते जग जाहिर हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान क्यूबा ने अपने 32 नागरिकों के मारे जाने का दावा भी किया था। वहीं दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले ही ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। अमेरिका ईरान में खामेनेई रिजीम को पसंद नहीं करती और तख्ता पलट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करता दिख रहा है। ईरान की सिचुएशन वेनेजुएला से अलग है। रोष है लोगों के अंदर जो सड़कों पे उतर रहा है। यस, अमेरिका इसमें आग में हवा देने का काम जरूर कर सकता है। अगर उन्होंने फायरिंग करी, काफी सिविलियन लोग मारे गए, तो हो सकता है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कुछ अटैक वगैरह हो जाए। पर ईरान के अंदर जो भी होगा वो इंटरनली होगा, रजीम चेंज होगा, लग रहे हैं उसके साथ। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर सत्ता में वापस आए। तभी ऐसा लगने लगा था कि वो दुनिया में अमेरिकन डोमिनेंस को फिर से कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिकी हितों के नाम पर ट्रंप जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों से डील कर रहे हैं, वो बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। तो ट्रंप का अगला या अगले टारगेट जो दिखते हैं मुझे, वो दिखते हैं मेक्सिको के अंदर जो ड्रग माफियाज के कार्टेल्स हैं, उनके बेसिस को उड़ाना।
मेक्सिको में ट्रंप सत्ता चेंज या रेजिम चेंज में नहीं जाएगा। दूसरा मुझे जो दिखता है जहां पर यस रेजिम चेंज का विचार होगा इनका, वो है कोलंबिया। कोलंबिया की सरकार भी लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट है, एंटी अमेरिकन है। तीसरा जो मुझे दिखता है जिसपे ये शायद अभी ज्यादा नहीं करेंगे वो है क्यूबा। क्यूबा में भी ये चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो। दुनिया के ज्यादातर देश वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जो अमेरिका के साथ हैं वो भी वेनेजुएला के लोगों को जल्द से जल्द सत्ता ट्रांसफर करने की वकालत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देश अनाज की कमी और भारी महंगाई से जूझ रहे हैं। ऐसे में अपनी दादागिरी को ट्रंप भले ही अमेरिका के हित में उठाया जा रहा कदम बताएं, लेकिन दुनिया अराजकता के नए युग की ओर जाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवर का पानी पीने से कई मौतें हुई, तो आज भी कई लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे इन मौतों के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है और हालात बेहतर करने को लेकर कोई प्रयास किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों को पास जो पीने का पानी है वो साफ नहीं मिल पा रहा है। लोग उधार लेकर वाटर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं ताकि अपने परिवार को गंदा पानी पीने से बचा सके, और सरकार की ओर से कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। देखिए ग्राउंड से रिपोर्ट। पानी हम खरीद के पी रहे हैं, आरओ का पानी लेके आते हैं और समय आने पे अभी हम आरओ लगवाना भी चाहेंगे। हमारे यहाँ बोरिंग बंद है, तब पानी कहाँ से लाएंगे हम? आरओ का पानी आता है, 2 कैन 3 कैन जो भी हमारे पास व्यवस्था बनती है वो ले लेते साहब। जो चीजें होना थी वो हो गई, जिन पे दोषी थे उन पे कार्रवाई हो गई है, और अब आगे हम जनता के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसमें लगे। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में गंदे पानी से हुई 14 लोगों की मौत के बावजूद हालात नहीं सुधरे। गंदा पानी और गंदी सियासत जस की तस बनी हुई है। इंदौर के वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया वो रो रो कर अब मौन हो गए। लेकिन प्रशासन अभी भी लोगों को साफ पानी मुहैया नहीं करा पा रहा। ये उदासीनता दिखाती है कि इतने गंभीर मुद्दे पर सरकार कितनी सीरियस है। सरकारी आदेशों के बाद भगीरथपुरा इलाके में पानी का टैंकर तो आ गया, लेकिन लोगों में ये भरोसा नहीं पनप पा रहा कि उस टैंकर से पानी पिया जाए या नहीं। पानी हम खरीद के पी रहे हैं, आरओ का पानी लेके आते हैं और समय आने पे अभी हम आरओ लगवाना भी चाहेंगे। जो पहले यहाँ पे 20 रुपए का जार देके जाते थे वो 50 रुपए का जार देके जा रहे हैं यहाँ। साहब वो टैंकर का जो पानी आ रहा है वो पानी हम क्या कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, कपड़े लत्ते में भी कर रहे हैं। अभी जैसा हमारे यहाँ बोरिंग बंद है, तब पानी कहाँ से लाएंगे हम? आरओ का पानी आता है, 2 कैन 3 कैन जो भी हमारे पास व्यवस्था बनती है वो ले लेते साहब। हालात ये हैं कि लोअर मिडिल क्लास के लोग जो बड़े खर्चों के लिए होली दिवाली जैसे त्योहारों का इंतजार करते हैं वो उधार लेकर अपने घरों में आरओ यानी वाटर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं ताकि उनकी और उनके बच्चों की जान तो बची रहे। आप भैया आपका क्या काम है? मेरा आरओ लगाने का काम है। तो अभी भगीरथपुरा से कितने ऑर्डर आ रहे हैं आरओ के? मेरे पास 20 से 25 ऑर्डर रोज के आ रहे हैं भगीरथपुरा से। और एक आरओ कितने का आ रहा है? ये बाजार में तो इसकी कास्टिंग बहुत ज्यादा है, परंतु हम भगीरथपुरा के लिए बिल्कुल जिस कास्ट में हमको आ रहा है उसमें नॉमिनल हमारा प्रॉफिट जोड़ के हम लगा रहे हैं। लोग तो बेचारे इतने परेशान है, कर्जा ले लेके आरओ खरीद रहे हैं। जान से ज्यादा तो जरूरी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। दूसरी तरफ इलाके के पार्षद है कमल वाघेला, जो भगीरथपुरा में दौरा करने तो निकल पड़े लेकिन जनता के सवालों का जवाब देने से कतराते दिखे। लोगों को टैंकर के पानी पे भरोसा नहीं हो रहा है, वो कैंपर से पी रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है, और जो संभावना लग रही थी कि अब पहले 30 साल पहले ये नीचे नर्मदा की लाइन डली हुई है और एक ड्रेनेज की लाइन डली हुई है, जगह जगह फॉल्ट थे, और साल भर पहले मैंने इसमें जानकारी दी थी, और अब ये काम करके हम पूरी लाइन ड्रेनेज की नर्मदा की सब बदल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आपने चिट्ठी भी लिखी मुख्यमंत्री को? सुनिए वो विषय आपने लगातार समस्या वो विषय सब वो पहले नहीं जागे, वो सब जो चीजें होना थी वो हो गई, जिन पे दोषी थे उन पे कार्रवाई हो गई है, और अब आगे हम जनता के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसमें लगे। यानी भगीरथपुरा की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहां के लोगों का प्रशासन और सरकार से भरोसा उठ गया। उठे भी क्यों ना, जब अस्पतालों में लोग गंदे पानी की वजह से दम तोड़ रहे थे तब सियासतदान मिनरल वाटर पीते हुए इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश में लगे थे। कुछ नेता तो ऐसे भी थे
जिनकी मुस्कुराहट भी नहीं थमी थी। हालांकि उन्होंने अपना रौब कम होने नहीं दिया। इसी मुद्दे पर देवास के एसडीएम आनंद मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। दलील ये दी गई कि एसडीएम आनंद मालवीय ने जो सरकारी आदेश दिया उसकी भाषा उचित नहीं थी। आरोप है कि उनके पोस्ट पर जो लिखा था वो कांग्रेस के ज्ञापन से प्रेरित था, इसीलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ गया। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन इंदौर में मौतों का कंफर्म आंकड़ा अभी तक नहीं पता चल पाया। प्रशासन का मानना है कि गंदे पानी की वजह से 6 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाके के लोग 15 मौतों का दावा कर रहे हैं। हाल ही में ओम प्रकाश शर्मा नाम के एक शख्स की मौत के बाद ये बहस छिड़ गई कि उनकी मौत भी उसी गंदे पानी की वजह से हुई या फिर कोई और बात थी। इस मुद्दे पर उनके परिवार वालों का तो यही आरोप है कि उनकी जान का दुश्मन वो गंदा पानी बना, लेकिन इंदौर के सीएमएचओ ने इस बात से इनकार कर दिया। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।